नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी लोकतंत्र में दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। दिल्ली के एक नई सरकार का गठन हो गया है और ऐसे में वो दिल्ली की 7वीं और 4थी महिला मुख्यमंत्री हैं। रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान करते हुए बीजेपी ने एक बार फिर लोगों को चौंकाया है। बीजेपी ने एक बार फिर पहली बार विधायक बने नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है। बीजेपी राजस्थान समेत कई दूसरे राज्यों को में ऐसा कर चुकी है। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और इस बार के चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी की इस जीत में उनके चुनावी वायदों का एक बड़ा हाथ बताया जा रहा है और ऐसे में जब रेखा गुप्ता सीएम की कुर्सी पर बैठेंगी, यानी कि जब अब वो क्योंकि पूरी तरह से पदभार संभालेंगे, तो उनके सामने कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने सबसे बड़ा दावा जो है, बड़ा वादा जो किया वो महिलाओं के लिए किया है। उसने कहा कि सरकार बनने पर दिल्ली की हर पात्र महिला को 2500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें इतनी बड़ी योजना के लिए बजट की व्यवस्था भी करनी होगी। नई सरकार को इस दिशा में भी फैसला लेना होगा कि मोहल्ला क्लिनिक को बंद करे या उसे किसी और नाम से चलाया जाए। एक नई सरकार के सामने यमुना की सफाई सुनिश्चित करना है और इसके लिए कार्य योजना बनाने की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। रेखा गुप्ता के साथ ये अच्छी बात है कि उन्हें केंद्र या उपराज्यपाल के साथ किसी भी तरह के टकराव का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। नई दिल्ली, जी हाँ, दिल्ली में नई सरकार को केंद्र से पैसा लाने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। तो बता दें आपको कि जिस तरह से ये पूरा मसला सामने आया, क्योंकि रेखा गुप्ता अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले चुकी हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि ये दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री हैं और 7वीं मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले सबसे पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज और फिर उसके बाद शीला दीक्षित आतिशी तीसरे नंबर पर रहीं और अब चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। बीजेपी ने एक बार सबको चौंका दिया है, फिर इसलिए चौंकाया क्योंकि पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया गया। तो ये एक बड़ी बात है, लेकिन अब कंधे पे जिम्मेदारी है रेखा गुप्ता के, दिल्ली की सल्तनत की और साथ ही साथ दिल्ली को आगे बढ़ाने की, विकास के पथ पर दौड़ाने की। हालांकि जो वायदे और दावे किए गए हैं, उन वायदे दावों में कितना दम है ये तो जनता ने बता दिया, लेकिन उन वायदों और दावों को पूरा कैसे किया जाएगा ये जिम्मेदारी रेखा गुप्ता की है और ख़ास तौर पर महिलाओं को सशक्त करने की। और जो एक वादा किया गया था हर पात्र महिला को 2500 रुपये देने के लिए भी कहा गया था, तो जाहिर तौर पर ये भी एक अहम जिम्मेदारी जो है वो रेखा गुप्ता के कंधों पर है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अनिल गोयल जी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। और संजीव निगम जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। संजीव जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। किस तरह से इसे देख रही है आम आदमी पार्टी? आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। नई चुनी हुई मुख्यमंत्री दिल्ली की जो रेखा गुप्ता जी हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत उन्हें इस नई जिम्मेदारी की जो शुभकामनाएं। आगे वो दिल्ली को, दिल्ली प्रदेश को, दिल्ली शहर को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं, ऐसी मैं कामना भी करता हूं। जो भी योजनाएं हैं चल रही थी दिल्ली सरकार की पहले से, उनको उन्होंने जारी रखने की बात कही थी पार्टी को, वो आगे जारी भी रखें। तो आज तो चूंकि अभी पहला दिन है, इन्होंने संभाला है,
तो मैं कोई बहुत टीका टिप्पणी करना भी नहीं चाह रहा हूँ। आगे की जो है बढ़िया से संभालें, करें, अच्छी बात है। जनता ने मौका दिया है उनको, तो करके दिखावें। और अभी ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप उसमें करें तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। उम्मीदें क्या है आपकी? नहीं, भाई देखिए, आप देखते हैं अभी आपको क्या, अगर आप सकारात्मक एक राजनीति कर रही हैं और करना भी चाहिए देश के लिए, प्रदेश के लिए। हमने, हमारी सरकार ने जितना जो भी कुछ बनता था पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ किया। जो भी किया, जैसा भी किया, जितना पसंद आया, ठीक है। जनता ने आज आपको मौका दिया है तो आप करें इसको। जो चीजें हम नहीं कर पाए, किसी वजह से नहीं कर पाए, जैसे कि यमुना की बात होती है, आपने कहा है यमुना की आप सफाई करें। हम उन कारणों पे आज जा नहीं रहे हैं कि किस वजह से, क्योंकि हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं कि क्या है, किसने अवरोध उत्पन्न किया, किसने रोड़ा लगाया। जहां भी लगा, जैसा लगा, आज नतीजा है। तो आगे आप करें उसमें, फिर आगे आगे जैसे समय आएगा तब हम उसकी समीक्षा करते रहेंगे समय समय पर। हमारे और नेता है, विधानसभा में भी होगी उसकी समीक्षा। ठीक है। बने रहिए हमारे साथ संजीव जी। अनिल गोयल जी कर लेते हैं। अनिल जी, देखिए, रेखा गुप्ता ने अब पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि चुनौतियां कितनी हैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने, जिस बातों का जिक्र आम आदमी पार्टी हमेशा करती रही। देखिए, राज्यपाल से मतभेद होते रहे, कम से कम वो स्थिति अब इस सरकार में देखने के लिए नहीं मिलेगी, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन चुनौतियां कितनी हैं मौजूदा मुख्यमंत्री के सामने? चुनौती नहीं होती, बहाना ढूंढने वाले के लिए जरूर चुनौती होती है। हाँ। इसलिए हम लोग काम पे विश्वास करते हैं और हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। सिर्फ आप ये देखेंगे कि किस तेजी से काम हो रहा है। सकारात्मक काम करेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे, दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे और दिल्ली को ऐसी राजधानी बनाएंगे कि बाहर वाले लोग भी हम पर गर्व करें और हिंदुस्तान के लोग भी गर्व करें। आज दिल्ली में स्लम बना हुआ था, दिल्ली सारी टूटी फूटी सड़कें थी, सीवर का पानी सड़कों पर था, नालियां जाम थी, ट्रैफिक जाम, प्रदूषण का बुरा हाल, यमुना नदी गंदा नाला बन गई थी। कुल मिलाकर के जितनी भी व्यवस्थाएं खराब हो सकती थी वो हुई हैं और हम इस टाइम के अंदर बहुत तेजी से सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए काम पर लग गए हैं। लगेंगे नहीं, लग गए हैं। एक विषय बड़ा स्पष्ट है कि कोई काम करेंगे। हमने काम शुरू कर दिया है और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि आज शाम को ही 7 बजे कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है और 2500 रुपए प्रति महीने हर महिला को देने की बात की गई थी, पात्र महिला को। ऐसे में उनका क्या, वो कब से शुरू होगी? आपने सॉरी दोबारा रिपीट करेंगे? 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात की गई थी हर महीने। आप निश्चित तौर पर अगले महीने से शुरू हो सकता है। हो सकता है? हाँ। अब तो सरकार का गठन हो गया सर, अब तो हो जाना चाहिए। नहीं तो अब सरकार के गठन में भी कोई नोट पास होता है, प्रस्ताव पास होता है, एमपी के पास जाता है, केंद्र के पास जाता है। ये एकदम नहीं होता, बिना सोचे समझे काम नहीं होता। ये तो केजरीवाल जी हैं, बिना सोचे समझे बिना संवैधानिक मान्यताओं को पूरे करे बिना वो ऐसे ही घोषणा कर देते हैं। लेकिन हम सारी चीजों फॉर्मेलिटी को पूरी करके ही वो काम करेंगे जिससे कोई भी आदमी कोर्ट में ना जा सके, कोई भी आदमी किसी किस्म की उंगली ना उठा सके। ठीक है भूपेंद्र जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, ये तो कह रहे कोई चुनौतियां हमारे सामने नहीं है, लेकिन वाकई चुनौतियां हैं या नहीं है मौजूदा सरकार के सामने? देखिए, सरकार भूपेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताएं। जी, देखिए, सरकार को हमेशा नई चुनौतियां तो रहती हैं, क्योंकि उसको अपना जो घोषणा पत्र, उसने जो मैनिफेस्टो अपनी जनता की रखा था वो चुनौती रहती है और उसके बाद विपक्ष की चुनौती रहती है और फिर सरकार को अपने फिर उसी 5वें वर्ष में फिर से जनता के बीच में जाना है उसका मैंडेट प्राप्त करने के लिए। तो ये चुनौती रहती है। लेकिन बीजेपी की खूबसूरती ये है कि वो संगठन जिस व्यक्ति को चुनती है उसके पीछे पूरा संगठन खड़ा हो जाता है और पूरा संगठन उसमें कहीं से भी ऐसे विरोधाभास या कहीं असंतोष की भावना नहीं आती। ये उनके एक पॉजिटिव साइन है और ये पॉजिटिव साइन ना सारे लोगों को अपने अपने जो दायित्व जो काम दिया जाता है उसके लिए वो
काम करते हैं और ये आशा रखते हैं, क्योंकि मैंने जो अभी पहले का अगर आप पार्ट 1 बीजेपी देखें और पार्ट 2 मोदी जी के बाद बीजेपी देखें, दोनों में बड़ा अंतर। उनमें असंतोष रहता था और नेता लोग सुनते थे, लेकिन इस समय सिर्फ आदेश होता है और उसका अनुशीलन होता है, और उस अनुशीलन में कहीं विरोधाभास नहीं होता। और ये सबसे बड़ी आस रहती है कि अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है उसको भी आस रहती है कि कल हमारा चयन भी इस कुर्सी के लिए हो सकता है। ये जो एक करिश्माई जो चीज है, जो एक बंद डिब्बे में मान लीजिए आपकी और किसकी किस्मत हो जाए, ये संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, दिल्ली का जो चुनाव है वो मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के फेस पे लड़ा गया, और मोदी ने सभाओं में कहा कि आप जो वोट दे रहे हैं हमको दे रहे हैं, तो उसमें उनको ऐसा पारी में चाहिए जो लगभग वहां की राजनीति में 10 से 15 साल तक खेल सके, वो राजनीति में रह सके। इसीलिए उन्होंने युवाओं को हमेशा हर राज्य में एक नई टीम तैयार कर रहे हैं, और अंतिम पंक्ति के या जो अप्रत्याशित उम्मीदवार है जिनके बारे में कयास नहीं लगा जा सकता, और उनको कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। आज यहाँ पे भी देखिए, आज यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में और उपाध्यक्ष के रूप में देखिए मैच्योर को लाए, और कैबिनेट के लिए नई पीढ़ी को लाए, और विभिन्न राज्यों में देख लीजिए, उनकी उत्तर प्रदेश में देख लें, आप हरियाणा में देख, जहाँ पे भी उन्होंने शुरुआत की इसी तरह से। दूसरी बात, उनका सबसे पहले यही रहेगा कि क्योंकि उन्होंने एक महिला बनाया है, तो उसका एक डिफेंस करेगी वो लाडली लक्ष्मी योजना, जो महिलाओं को 2 से 2500 प्रति माह देने के लिए, क्योंकि उसका बेनिफिट अगर कोई महिला करेगी और महिला के द्वारा होगा, तो उसका देखिए आप एक पूरा साइलेंट, एक पूरा डिवीजन 50% जो आबादी है देश की, वो एक मैसेज आएगा, और देश की राजधानी है और जिससे पूरी जगह संदेश जाएगा। ये इसके राजनीति के बहुत बड़े पैमाने पे उसके संदेश हैं, और ये आने वाले टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जाएंगे। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि वो सत्ता के साथ साथ विपक्ष को उस कानूनी पैचीदे में घेरे रखें जिसके द्वारा उनके द्वारा कार्य किए गए फाइलों को तलाशना, और जैसे ही विधानसभा सत्र होगा सबसे पहले कैग की रिपोर्ट आएगी। यमुना का सेटअप भी उन्होंने शुरुआत कर दिया है सफाई के लिए, जो महत्वपूर्ण, जो उन्होंने जिस तरह से जातिगत कैबिनेट बनाया गया है, और उसी तरह से उनका वही क्राइटेरिया रहेगा काम करने का। ठीक है, क्या क्राइटेरिया रहेगा ये समझने की हम कोशिश करते हैं। बाकी भी खास मेहमान हमारे साथ है। भूपेंद्र जी, मैं लौटती हूँ फिर से। अनिल जी, सवाल ये भी है, देखिए जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई थी, उनको आगे कंटिन्यू रखा जाएगा या बंद कर दिया जाएगा? मोहल्ला क्लिनिकों का नाम बदल दिया जाएगा या इन्हीं नामों से चलाया जाएगा? क्या आगे की रूपरेखा रहेगी सरकार की? नेहा जी, जो भी जनहित में योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी, और उनको और बेहतर कैसे करा जाएगा उस विषय पर काम होगा। मानो मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक आज कूड़ा घर बने हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक में जानवर घूम रहे हैं, सुअर घूम रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, धूल फाक रही है बिल्डिंगें, तो निश्चित तौर पर उसमें सुधार करा जाएगा। और सुधार करने के बाद में अगर हम उनको डिस्पेंसरी का रूप देते हैं या कोई भी स्वास्थ्य सेवा का रूप देते हैं, तो उससे बेहतर रूप देने की कोशिश करी जाएगी, ना कि उसी को उसी की हालत में छोड़ा जाएगा। आप इसको, नाम महत्वपूर्ण नहीं है, काम महत्वपूर्ण है, और उसमें हम काम करके दिखाएंगे। महत्वपूर्ण काम में सबसे पहला काम कौन सा होगा सर, जो आपको लगता है कि जो हमने वादे किए वो वादा हमारी सरकार बनाने में सबसे कारगर साबित हुआ? नेहा जी, आप एक बात देख रहे हो, हमने यमुना नदी की सफाई की बात करी थी। यमुना नदी की सफाई चालू हो गई है। आज उसकी आरती में माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्रीगण वहां पर जा रहे हैं। दूसरी बात, कूड़े के पहाड़ की बात करी थी, कूड़े के पहाड़ को हटाने की प्रक्रिया जारी हो गई है। और उसके तीसरी बात, हम ये सदन में जो भी हमारी पहली बैठक होगी उसमें सीएजी की रिपोर्ट पेश करी जाएगी, आयुष्मान योजना को लागू करा जाएगा, और जितनी भी बाकी योजनाएं हैं सब योजनाओं पर हम काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। भूपेंद्र जी, जिस बात का जिक्र अभी देखिए अनिल जी कर रहे हैं, पानी, यमुना का पानी, गंदगी, ये क्या वाकई एक अहम वजह थी जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के गया आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट? बिल्कुल, देखिए एक आम आदमी को बेसिक चीजें चाहिए है कि सड़क बन जाए, क्या अच्छा पानी आ जाए, मकान मिल जाए, बिजली मिल जाए। ये एक बेसिक 90% लोगों की, क्या 100% लोगों की आवश्यकता है, लेकिन 90 लोग उसके नीड रहते हैं क्योंकि उन लोगों को उसके वो अधिक मूल्य नहीं दे सकते। और ये बेसिकली चीजें हैं, और यही जनता के मन को सुनते हैं। आप देखिए ना,
कि आज जो रामलीला मैदान में हुआ तो उन्होंने 30,000 लोगों को, झुग्गी झोपड़ी लोगों के लिए रखा गया कि इस शपथ ग्रहण समारोह को देखा। तो ये जो सब मैसेज होते हैं ये सब कैलकुलेशन के आधार से होते हैं। और आप इनको ये बताएं कि ये यमुना और जो आयुष्मान जो उन्होंने बोलकर, क्योंकि उनकी जो प्रभावशाली स्कीम है उसको नाम जरूर बदलेंगे लेकिन बंद नहीं करेंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी कोई सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि वो चाहेगी कि उसका एक यूनिफाइड एक सिलेबस टाइप पे रख दिया जाए, जिससे एक नई एक चिपका दिया जाए। लेकिन आयुष्मान योजना जब की जाएगी कि एक परिवार के एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए और उसमें 5 लोग हैं, 5 लोगों को 5-5 लाख रुपए, तो आप देखिए इसका जो संदेश होगा ना, तो ये यूनिवर्सल संदेश देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो यमुना की जो सफाई वाला है ना, वो संदेश जैसे उत्तर प्रदेश में गंगा की सफाई का दिया, इस तरह से ये संदेश देना चाहेंगे कि जो आगे जाके वो बंगाल में जब चुनाव होंगे तो वो वहां पे होंगे, और जो अभी बिहार में चुनाव होने उन सब का संदेश जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन जब संगठनात्मक रूप से कोई राजनीतिक पार्टी इनको जोड़ती है ना, तो वो कड़ी ना एक मतदाता के रूप में बनती है। और ये आप मान के चलिए कि पूर्वांचल का जो वोट इस बार मिला है, और पूर्वांचल का वोट अभी बिहार में काम करेगा, और ये पूर्वांचल का कुछ वोट पश्चिम कलकत्ता में भी बहुत है अधिक संख्या में, तो वो भी एक कैंपेन करेगा। और ये सब जब कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो सत्ता को परिवर्तित करने में बहुत सहायक होता है। कि हमने देखा है कि जो आम पार्टी का जो वोट परसेंटेज 15% था जो गैप, वो देखिए उन्होंने 10 से 12% अपने पास ला दिया और 3% कांग्रेस ने ले लिया, और इसके कारण 2% से वो चुनाव की जीत हो गई। इसी तरह से समीकरण बदलते हैं और फिर सनातन और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का जो उनकी विचारधारा है वो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित। ठीक है अनिल जी, तो मैं आ रही हूँ सर। अनिल जी देखिए, अब तो ये भी नहीं रहेगा कि केंद्र से पैसा लाने में कोई दिक्कत हो। केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में भी आपकी सरकार, अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई, जिसका जिक्र आप लोग बार बार किए जा रहे थे। कौन सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इस डबल इंजन की सरकार का? नेहा जी, आप ये कुछ दिनों बाद ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। डबल इंजन के निगम में भी हम आ रहे हैं आपके आशीर्वाद। कैसे आ रहे हैं? एक अगर आप ये पूछना चाहते हो तो 14 MLA उनके रिटायर हो रहे हैं, और हमारे 14 MLA की एंट्री होगी, वो 14 वोट हमारे लिए प्लस हो जाएंगे, तो हमारा मेयर बनेगा, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनेगा। सही गणित लगाया सर आपने। नहीं, गणित आपने कैसे का सवाल पूछा तो मैंने बताया। दूसरी बात, आपने एक बात देखी होगी कि आज शपथ ग्रहण समारोह में आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों को नहीं बुलाया, रेहड़ी पटरी वालों को नहीं बुलाया। आप ये देखेंगे कि हमारी सरकार गरीबों पर समर्पित है, हमारी सरकार मध्यम वर्ग के लिए समर्पित है, और ये हमने सीधा मैसेज दिया है कि सबको सहसम्मान बुलाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर। और जिस तरीके से हम काम पर लगे हुए हैं, और आपने एक बात देखी होगी कि जो भ्रष्टाचार के विषय में बड़ा मामला है कि अभी तक का जो भ्रष्टाचार हुआ है, हम बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जिन्होंने भी भ्रष्टाचार करा है, जिन्होंने ही पैसा खाया है, उनको पैसा लौटाना पड़ेगा। लेकिन बदले की भावनाओं से हम कुछ नहीं करेंगे। हम नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार चलते हुए, जिसने भी देश की जनता के साथ गद्दारी करी है, दिल्ली की जनता के साथ गद्दारी करी है, दिल्ली की जनता का खून पसीने का पैसा खाया है, उसको जरूर जरूर निकलवाएंगे, जिससे कि आगे भी लोग ये सोच भी ना सके कि भ्रष्टाचार करके हम राजनीति में रह सकते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करनी है, दिल्ली को खुशहाल बनाना है। और दिल्ली की अगर समस्याओं की बात करें तो आज दिल्ली के अंदर समस्या, प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है, पीने का पानी बहुत बड़ी समस्या है, गड्ढे बहुत बड़ी समस्या है, ट्रैफिक जाम बहुत बड़ी समस्या है। और आप ये देखेंगे हम दिन बाई दिन हर चीज पर समाधान करने के लिए आगे बढ़ेंगे, टीम भावना के रूप में काम करेंगे, और बदलाव की रूपरेखा आपको दिखाई देगी कि हम किस तरीके से बदलाव दिल्ली के अंदर होता जा रहा है, और जिसकी झलक आप देख रहे हैं। आज भी आप ये बात देख रहे हैं कि आज भी चाहे यमुना नदी का साफ करने का मामला हो, किसी भी देश के मुख्यमंत्री ने यमुना घाट पर जाकर यमुना जी की आरती नहीं करी। हमने सबको सम्मान दिया है, और हम निश्चित तौर पर धर्म के रास्ते पर चलते हुए दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, और टीम मोदी के रूप में काम करेंगे। ये भी एक टीम मोदी का एक हिस्सा है, और ये हमारी जो गारंटी मोदी जी ने दी है, उन गारंटी को पूरा करने की इस टीम की जिम्मेदारी है, और ये टीम उसको पूरा करेगी, और पूरी तरीके से तीनों सरकार मिलकर तालमेल के साथ। ठीक है सर, आप वायदे बहुत बड़े बड़े आप लोगों ने कर दिए, लेकिन उन वायदों को पूरा करना जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती है।
कितना मुश्किल फिलहाल है भूपेंद्र जी कि उन वायदों पर खरे उतरना, उन उम्मीदों पर खरे उतरना जो चुनावी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी दे के गए थे। रेखा गुप्ता के लिए वाकई एक बड़ी और कठिन परीक्षा है। नहीं, चुनौती तो है, इसमें कोई मत नहीं है कि सरलता है, लेकिन उसके बीच के रास्ते निकाले जाएंगे। एकदम से उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्रमशः पूरा करने की कोशिश करेंगे, जैसे उन्होंने हर स्टेट में किया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो वहाँ पे ये है कि बढ़ता हुआ पोल्यूशन, ट्रैफिक व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। और जब भारत के प्रधानमंत्री अपने विजन में मानते हैं कि 100 वर्ष का 2047 का विकसित भारत और उसके तहत 2036 में ओलंपिक कराने का, तो ये राजनीति को सुंदर बनाने का उनका विजन होगा और इसीलिए उन्होंने इस तरह से टीम बनाई है। और सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पे ये विषय रहेगा ईमानदारी, सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा दिल्ली के चुनाव में, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार चलाएगी उस सरकार को अपनी ऑनेस्टी पे बिल्कुल ही उसी तरह से, जिस तरह से काम करते हैं उसी तरह से वहाँ पे। अब तो उनके पास डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन बन जाएगी, सही कह रहे हैं, क्योंकि उनका नगरीय नई सरकार में भी उनका वो आ जाएगा, नगर निगम में, क्योंकि वो जैसे ही सरकार चेंज होती है तो बहुत सी चीजें परिवर्तित होती हैं और राजनीति में नए समीकरण बनते हैं और सभी तरह से निश्चित रूप से नई चुनौतियां भी बनती हैं और दूसरे दल समाप्त भी होते हैं। और आज की स्थिति में आज ये देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री और जो बीजेपी पार्टी जो काम करती है वो सिर्फ अपने शक्ति का प्रदर्शन मौलिक रूप से करती है, उस रूप से करती है, और जिसके पास शक्ति है वो करना भी चाहिए। तो इन सब चीजों की चुनौती, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास एक रामैप है और उनके पास नए युवाओं की वो है और निश्चित रूप से वो काम करने के लिए ही तैयार हुए हैं और वो करेंगे। ठीक है निगम जी, संजीव निगम जी, देखिए अभी अनिल गोयल जी कह रहे थे कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो अब छोड़े नहीं जाएंगे, जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई खाई है वो अब छोड़े नहीं जाएंगे, कानूनी रूप से उन पर शिकंजा कसा जाएगा। भाई सवाल है, आपने इस तरीके की भाषा बोल करके आपने डिफेम किया, डिफेम करके आज जो स्थिति आई आप करिए। किसने, हम लोग तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तैयार हुए। आपने 3 साल में 4 साल में इस तरीके की भाषा बोल करके, अरे भाई कोई तो सिद्ध करेगा। जब अदालत का दरवाजा है, हम अदालत की चौखट पर हम लोग भी खड़े हुए हैं, अदालत अपना निर्णय सुनाएगी। कहाँ हम भाग के जा रहे हैं, हम कोई विदेश तो करके जा नहीं रहे। हर चुनौतियों का मुकाबला किया है और अदालतें हैं, अदालतों पर भरोसा है। इतना समय हो गया, 3 साल 4 साल से, कहीं बताइए किसी अदालत ने किसी हमारे नेता के ऊपर कोई उंगली उठाई हो? तो अभी तो कहीं कुछ हुआ नहीं किसी प्रकार की। आरोप लगा रहे हो, लगाए जा रहे हो आप। हमने कितनी जो है कड़ी मशक्कत के बाद सब कुछ, आज सारे नेता हमारे जमानत पर हैं और जमानत पे होना कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। जमानत सिर्फ अच्छी बात है, अगर जो है जमानत पे होना अच्छी बात है क्या? जमानत पे होना सर अच्छी बात है क्या, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं, जमानत में फिर वही बात। तो क्या आरोप लगाया है ना, आरोप लगा के बाद क्या होता है, क्या स्थितियां होती है? सीधे उसको फांसी पे लटका दोगे क्या? आपने आरोप लगाया, हमारे वकीलों ने या हमारे नेताओं ने तर्कपूर्वक बात रखी, उन्होंने अभी तक तो किसी को कुछ 1 रुपए का या किसी का कोई कुछ मिला नहीं। तो जरूर ये भी तो नहीं कह दिया गया ना कि आप आरोप मुक्त हो, ये भी तो नहीं कहा गया ना। अभी तो सर केस चल रहा है, अभी ये पूरा मसला कोर्ट में है ना सर, तो अभी तो ये कह देना कि वो दोषी है या दोषी नहीं है या आरोपी है आरोपी नहीं है, मतलब आप ये डिसाइड नहीं करेंगे ना, संजीव निगम जी ये डिसाइड नहीं करेंगे ना। हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने कहा है ना, हमने चुनौती को जो है जो भी है हम बराबर मुकाबला कर रहे हैं। अभी तक तो आपने बताइए किसी अदालत ने किसी कुछ वो कहा हो? आप बता दीजिए किसी अदालत ने ये कहा हो कि आरोप गलत लगे हुए हैं? नहीं, तो किसी ने भी सही भी तो नहीं पाया। तो सर कुछ सही एक तरफा नहीं चल सकते हैं ना सर, तरीके के आप लगाओ। जो मसला कोर्ट में है वो कोर्ट पे छोड़ देते हैं ना सर। जो बातें अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कही जा रही है कि जो भ्रष्टाचारी होगा, हम अपनी बात, आप अगर ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी होगा उस पर शिकंजा नहीं कसा जाना चाहिए, तो नहीं कहा उन्होंने कि आम आदमी पार्टी को हम कटघरे में खड़ा करेंगे। देने मात्र से थोड़ी कोई भ्रष्टाचारी होता है। अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं आप? देने मात्र से कुछ घपला किया है क्या? आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं संजीव जी? आम आदमी पार्टी के नेताओं पर क्यों जा रहे हैं आप? नहीं, इतने तेज क्यों पहुंचे? उन्होंने तो कहा कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा, अब जो भी में तो कोई भी आ सकता है।
हाँ बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हाँ। आई एग्री विद यू। हाँ। जो भी होगा, हाँ। जो भी होगा, इधर का होगा, उधर का होगा, जहाँ का होगा, वो आएगा। अदालतें इसीलिए बनाई गई है हाँ। कि अब हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हाँ। और वहाँ पर विद्वान न्यायाधीश होते हैं। हाँ। वो सभी पक्षों का जो है बात सुनने के बाद यमुना अभी जो भी तक साफ निर्णय नहीं होता हो है। पा रही थी, अब साफ हो रही है। हाँ, तो ये अब इसका मतलब साफ है ना, इसका मतलब भी साफ है कि किसकी तरफ व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था। बताइए, मशीनरी हुई, केजरीवाल को खुद तो लेकर के जाना नहीं था। मशीनें ये जो है आज कैसे पहुंच रही हैं, जो भी है आज कैसे ये तो हो सर रहा आप है, बताएंगे बताइए। ना कि आप क्यों नहीं कर पा रहे थे। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं आप, हम थोड़ी नहीं, बता क्या- पाएंगे कि नहीं, केजरीवाल आपसे- क्यों नहीं कर आपसे पा मैं रहे ये थे। पूछ रहा हूँ, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, दो हाँ। पार्टों के बीच में उसको आपने ऐसे बता रखा है। ऊपर से जो केंद्रीय सरकार होती है वो बराबर ऐसी बड़े जो योजनाएं होती हैं उनमें जो है हाथ मिला करके ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं। नहीं तो ये आपने आज जब जो वादा है- किया था तब नहीं पता था कि केंद्र सरकार में तो कोई और बैठा है, नहीं पता था आप लोगों को। नहीं, बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं, बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने इस तरीके से अड़ंगा लगाने वाला बीच में जो है जो ब्रिज होता है ना, सर 10 साल से लड़ते भिड़ते ही कट गए सर। राज्यपाल ने ऐसा कर दिया, केंद्र सरकार ने ऐसा कर दिया, लेकिन जनता का भला हुआ या नहीं हुआ वो तो जनता ने भी बता दिया। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास सर। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।